तो जनाब ये तय हो चुका है और मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मॉन्स्टर और बड़ी तहरीक बनाने में सिर्फ पीटीआई की लीडरशिप का किरदार नहीं, बल्कि उसके पीछे ऐसे बहुत सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स थे जो फैज़ हमीद नेटवर्क की सूरत में काम कर रहे थे और फिर पीटीआई को तक़वियत दे रहे थे, मज़लूम बनाकर बाज़ दफ़ा बाज़ मकामात पर उनके इंटरनेशनल लॉबिंग करके, बाज़ मकामात पर इंटरनल इदारों के अंदर इस तरह की तकसीम करने की कोशिश करने के ज़रिए पीटीआई को तक़वियत दी गई। तो ये बहुत हद तक फाइंडिंग सामने आ रही हैं और उन फाइंडिंग की रोशनी में ही मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो पता चल रहा है तहरीक इंसाफ के शुरू दिन से, यानी जब से ये तहरीक इंसाफ बनी है तब से लेकर ऑनवर्ड कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई ऐसा उसे इम्पीटस या आप मिलता रहा है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ती रही है। और उसमें रूल वही था कि आप इतना झूठ बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। वो गिब्बल्स की थ्योरी को इस्तेमाल किया गया और उस पर मनोवान अमल भी किया गया कि इतनी बातें करो दूसरों के बारे में, दूसरों की कमज़ोरियों के बारे में, या दूसरों की कमज़ोरियां बनाकर हैं या नहीं है, ये तो बात की बात है ना, साबित होता है या नहीं होता, लेकिन आप इतना ज़्यादा दूसरों को चोर चोर कहो कि लोग आपको और आपके बारे में पूछना ही भूल जाएं, और जब वो नहीं पूछेंगे तो यकीनन आप हीरो बन जाएंगे और फिर आपको और ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और जितने ज़्यादा लोग और सादा लोग आपकी अप्रिसिएशन में आएंगे या आपको अप्रिशिएट करेंगे तो आप फिर ज़्यादा मकबूलियत की मेराज पर होंगे। तो ये फार्मूला इस्तेमाल किया गया। अब ये लोग ये कहते हैं कि जनाब ये तो फैज़ हमीद थे, तो जो जनरल फैज़ हमीद जो असल में इस्तेमाल कर रहे थे पीटीआई को और दीगर सियासी जमातों को अपने मकासद के लिए। तो जनाब दूसरी तरफ अगर यही स्टोरी आप पढ़ते हैं और प्रोफाइल पढ़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो 1996 से लेकर कभी पाशा, कभी ज़हीरुल इस्लाम और कभी दीगर उनकी मदद के लिए आते रहे, और फिर उनकी मदद से ही ये सियासी जमात मुख्तलिफ मकामात पर कभी मज़लूमियत का कार्ड खेल कर और कभी दूसरों को लान तान करके और उन दूसरों को चोर चोर कहकर और दूसरों की कारकर्दगी के ऊपर ऐसी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाकर आगे बढ़ते रहें। जबकि अपनी प्रोपेगेंडा मुहिम का ये आलम है कि 10-15 साल होने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में कोई ख्वाह काम नहीं हो सका है, और जो हुआ है वो ऐसा नहीं है कि जिसको ये बता सकें या क्रेडिट पिला सकें। 250 डैम हो या कोई और बहुत सारी ऐसी कि हर जगह हर इलाके में यूनिवर्सिटियाँ बनाने का अमल हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही तालीमी मैदान में कि वहाँ पे कोई सिलिकॉन वैली बन गई है या कोई ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा दूसरे सूबों से बहुत आगे चला गया है, और ना ही ये ऐसा हुआ है कि पंजाब के शहरी या पंजाब में रहने वाले लाहौरी पेशावर में जाकर या कहीं और जाकर इतनी बड़ी तादाद में बसे हों कि वहाँ पे रोज़गार ज़्यादा है। तो अभी तक तो ऐसा ट्रेंड है कि पंजाब में और कराची में लोग ज़्यादा जाते हैं रोज़गार के लिए, कारोबार के लिए या नौकरी वगैरह करने के लिए। तो ये तो सारा प्रोपेगेंडा था, जिस प्रोपेगेंडे के ऊपर हम बहुत सारे लोग और बहुत मुतासर हुए। मैं भी बहुत मुतासर होता था जब तक कि खैबर पख्तूनख्वा में जाके नहीं देखा और पता चला कि ऐसी कोई बड़ी तब्दीली नहीं है सिवाय इसके कि प्रोपेगेंडा। और प्रोपेगेंडा जिस तरह गिब्बल्स कहता है कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और फिर फैज़ हमीद नेटवर्क और मुख्तलिफ नेटवर्क जो मुख्तलिफ औकात में काम करते रहे हैं, कभी जिनको आया नहीं किया गया या किया नहीं जा सका, या जो फैज़ हमीद की तरह आया हो गए और सामने आ गए हैं, ये सब के सब मददगार रहे हैं। अब मुझे रिसेंट पास्ट में जो होने वाली तब्दीलियाँ खैबर पख्तूनख्वा या मुल्क में हैं, बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बानी तहरीक इंसाफ ने जो काम किए वो तो आपके सामने हैं। तो ऐसी कौन सी उन 3.5 साल हुकूमत में कोई चीज़ की है जिसकी बिना पर वो तहरीक चला सके? तो फिर आप देखें ना कि मज़लूमियत का कार्ड सामने आ गया, और उस मज़लूमियत के कार्ड को बेच कर या उस कार्ड की कीमत पर उन्होंने पूरे मुल्क में एक हिजान बर्पा कर दिया, और इस हिजान से बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट हुई, चाहे वो 9 मई का वाक़या क्यों ना हो। बराह रास्त या बिलवास्ता मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को इस लेवल पे लाया गया कि यूँ लगा कि अगर वो
बहुत सारे लोग वहाँ नहीं निकलेंगे और इस तरह का रद्द-ए-अमल और शदीद रद्द-ए-अमल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पर नहीं करेंगे तो उससे तो इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो लिहाजा ऐसा ही हुआ। ये तो खुदा का भला है ना एक तरह से कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं निकले हैं। यानी अगर 5% भी लाहौरी निकल आते उस दिन तो इसके बहकावे में आकर या इस सिस्टम के बहकावे, इनके फैज़ हमीद नेटवर्क के बहकावे में आकर, तो फिर उस दिन क्या हाल होता या क्या तब्दीलियाँ रूनमा हो सकती थी। ये तो अल्लाह ने बचा लिया उस दिन। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि ये जो तासुर होता है ना कि जब हम बात करते हैं फैज़ हमीद नेटवर्क के हवाले से या दीगर ऐसे अवामिल जो बज़ाहिर नज़र आ रहे होते हैं कि ये गलत है, तो भाई हम ये कोई कभी भी सपोर्ट नहीं करते कि कोई इंटरवीन करें पॉलिटिकल सिस्टम में। हम तो ये उन सियासतदानों को भी लान तान करते हैं कि जो पता चलता है जिनके बारे में कि वो दिन को रात को या कहीं ना कहीं मुलाकातें करते हैं और उन मुलाकातों के नतीजे में पॉलिटिकल चेंजेस रूनमा होना शुरू हो जाती है मुल्क के अंदर। तो उससे तो ये है कि जो आवाम की रिप्रेजेंटेशन है वो महरूम हो जाती है, आवाम तक रसाई नहीं हो पाती और आवाम की राय का एहतराम नहीं हो पाता। ये सारी चीज़ें हैं। तो चूँकि इलेक्शन सिस्टम यहाँ पे सवालिया निशान है, इसलिए हम उसकी तरफ जाने से ज़रा गुरेज कर रहे हैं कि वो एक नई बहस शुरू हो जाती है। लेकिन मैं अभी भी मुझे याद है कि किस तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही ने एक आखिरी वक्त में यानी अपने आप को इमरान खान के साथ जोड़ दिया था। यानी वो अच्छे भले तय कर चुके थे, मिठाइयाँ खा चुके थे आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर कि वो पीडीएम की हुकूमत बनाएंगे और उसके वज़ीर आला होंगे, लेकिन दूसरे दिन पता चलता है कि नहीं, वो तो उस कैंप में जाके बैठ गए। तो ये मोहब्बत इमरान खान के साथ होती तो वो पहले भी होती। तो ये जो यकदम तब्दीली रूनमा हुई, ये तब्दीली इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें भी फैज़ हमीद नेटवर्क कार फरमा था। अब ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए एक सिस्टम में एक नया सिस्टम या एक सिस्टम के अंदर एक सिस्टम का वजूद में आ जाना चेन ऑफ कमांड को किस हद तक मुतासर कर चुका था, ये उसी की ग्रेविटी है और उसी की सीरियसनेस है कि ये अब पोस्ट रिटायरमेंट के बाद की सरगर्मियों की बुनियाद पर वो इस वक्त कस्टडी में और तवक्को यही की जा रही है या उनके बारे में जो तासुर मिल रहा है कि सज़ा सख्त होगी और एक एग्ज़ाम्पल बनेंगे, क्योंकि इसके बाद किसी की इस तरह से ज़रूरत नहीं होगी कि वो सिस्टम के अंदर सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करें। ये फैज़ हमीद सिस्टम क्या था, कितना बड़ा था, इसके बारे में तो अलग एक पूरा प्रोग्राम चाहिए, एक पूरा कंटेंट चाहिए, क्रिएट करना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से रोल प्ले किया सिविल डिपार्टमेंट्स के अंदर भी और सेंसिटिव और मिलिट्री डिपार्टमेंट्स के अंदर भी। ये तो एक अलग से एक बहस है और एक अलग से एक मौजू है, लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि इसको अनडू करने में एक वक्त लगेगा और इसके ट्रेसेस कहाँ कहाँ हैं और किस तरफ हैं ये भी निकालने में एक वक्त लगेगा। इतना आसान नहीं है और इसका खमियाजा पाकिस्तान को कितना ज़्यादा भुगतना पड़ा कि 2017 से लेकर ऑनवर्ड आप ये देखिए कि इंस्टेबिलिटी आई। टीएलपी के धरने के बाद से आप सूरत हाल देखिए कि बैकफुट पे जाना कर पड़ा गवर्नमेंट को। उससे पहले पनामा हुआ, पनामा में एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा और जब वो गया तो उससे जो मोमेंटम था आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस का, वो मोमेंटम टूट गया, चीज़ें महंगा होना शुरू हो गई और अल्टीमेटली अगला जो 3-3.5 साल का दौरानिया है उसमें तकरीबन फेल हो चुका था और उस फेलियर ही रहना था और उसने बाद में भी यही कहा जाना था। लेकिन चूंकि वो एक पैरेलल सिस्टम था फैज़ हमीद नेटवर्क की सूरत में, तो उसने इस्टेब्लिश किया कि ये तो मज़लूम हो गया और इसके साथ बड़ा अन्याय हो गया और इस अन्याय की ये सारी कहानी है। अल्लाह करे कि जो इंसाफ हो वो ही सामने आए और जिसके साथ कोई ज़्यादती हो उस ज़्यादती का इजाला हो। लेकिन महज प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो उससे मुल्क का भला नहीं होता, मुल्क बहुत पीछे चला जाता है और आवाम का एतमाद भी मुतज़लज़ल होना शुरू हो जाता है। तो ये जो आज की स्टेट ऑफ माइंड है पाकिस्तानी लोगों की, उसमें बहुत हद तक ये एतमाद मुतज़लज़ल हुआ है और अगर ये अकाउंटेबिलिटी सही तरीके से हो जाती है और इसको एक एग्ज़ाम्पल बना दिया जाता है तो यकीनन बहुत सारे लोग कम से कम ये कहना छोड़ देंगे कि विद इन द इस्टेब्लिशमेंट के कोई फ्रैक्शंस नहीं है कि जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ दस्तों गिरेबान हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा
कि क्या क्या और इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करनी चाहिए। अगली मेरी जो बात मेरे ख्याल में होगी वो फैज़ हमीद नेटवर्क की लेंथ के हवाले से होगी कि कहाँ और कहाँ टेंटिकल्स थे इसके।